राधे राधे भाई लोग, कैसन बानी जा रहुआ सब। हम आशा करते हैं कि रहुआ सब एकदम मस्त होखम जा, जबरदस्त होखम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होखम जा। काहे से कि मेहनत जारी रखे के बा, रुके के नहीं खे। सफलता आज ना तो कल मिलिए जाई। कैसे कि भगवान के आगे देर बा अंधेर ना। और कोई से वादा भी तो कैले बनी जा कि माँ तेरी हर एक आंसू को मोती सा चमकाऊंगी, माँ तेरे हर एक आंसू को मोती सा चमकाऊंगी, तू सपने बड़ा देखना माँ, मैं पूरा करके जरूर दिखलाऊंगी। तो जब माँ के से बोल दिए हैं कि माँ के सपने को पूरा करना है तो फिर रुकना क्या है। रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है। सफलता आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे, शुरू किए हैं क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी जीव प्रकर्म एवं पोषण, जिसमें हम 3 वीडियो डाल चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जो है इस जो पार्ट 3 डाले थे उसमें हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े थे, यानी कि पौधों में पोषण, जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्या है ये जान लिए थे और प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है ये भी जान लिए थे। और उसके बाद हम ये भी जान लिए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग जो है 4 कारकों के बारे में जाने थे। तो उस पिछले क्लास से आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल में कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये जवाब आप लोग के लिए रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए बिहार बोर्ड हो, बिहार बोर्ड में तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन अदर ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आज की क्लास से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आवश्यक कारक जो होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, ये 4 जो है पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक है। आवश्यक उष्मा तो वो चाहिए ही चाहिए, वो तो मुख्य कारक में नहीं उसको गिना जाता है। 4 प्रमुख कारक होते हैं, उसको आज हम जानेंगे कि वो कारक जो है एक प्रयोग करके हम सिद्ध करना जानेंगे कि कैसे जो है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश का होना जरूरी है। प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके जानेंगे कि कैसे क्लोरोफिल का होना जरूरी है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि क्लोरोफिल क्यों जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, सूर्य का प्रकाश क्यों जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम लोग उसी को सिद्ध करेंगे कि हाँ, एक प्रयोग के द्वारा हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि नहीं, देखिए सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है। ये हम लोग सिद्ध करेंगे, मतलब प्रयोग करके दिखाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी एक नोट ले लीजिएगा। देखिए वैसे तो नोट्स बनाना हम कोशिश करते हैं कि क्लास में ही आप लोग को 80% 90% याद करवा दे। ठीक, पूरा कोशिश यही रहता है, चाहे मेरा ऑनलाइन का क्लास हो या ऑफलाइन का क्लास हो। ठीक, और आप लोग को बोरिंग मन नहीं लगे इसके लिए थोड़ा मैं जो है एंटरटेनमेंट करके पढ़ाती रहती हूँ। तो किसी किसी को वो बुरा भी लग जाता है, किसी किसी को अच्छा भी लग जाता है। तो अच्छा लगे या बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छा लगता है तो वो हमें पसंद है। तो हम लोग जो है आप देखिए, हम एक नोट जरूर ले लीजिएगा। नोट्स बनाना जरूरी होता है, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि नोट्स नहीं बनाइए, नोट्स बनाना जरूरी होता है, क्योंकि अभी तो हम आपको याद करा देंगे, लेकिन एक समय आएगा जब आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय पर आपको वीडियो या वगैरह कोई और चीज खोल के समय बेकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नोट्स बनाए रहेंगे उसको जो है पलट के देख लेंगे, इसीलिए नोट्स जरूरी है। तो चलिए हम लोग पहला जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके बारे में हम लोग जाने थे। प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में हम लोग जाने थे कि क्या है। तो जरा एक बार बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो हमने क्या बताया था कि पौधों में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इन दोनों के रहना जरूरी है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस, जलवाष्प और ग्लूकोज बनाते हैं उत्पाद के रूप में, और यही प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। बस समझ पाए, जिसमें से ऑक्सीजन पुनः रंध्र से बाहर निकल जाता है और जलवाष्प भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है, और ये ग्लूकोज से जो स्टार्च के रूप में पेड़ पौधों में संचित रहता है उसका उपयोग पेड़ पौधे ऊर्जा के रूप में करते हैं। ये बातें हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग ये जान लिए थे कि प्रकाश संश्लेषण
कहाँ होता है? तो हम लोग पढ़े थे कि अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट के थैलेकोइड में भारी मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसीलिए पत्तियों के थैलेकोइड्स में प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया होती है। इसीलिए पत्तियों को हम लोग पौधे का रसोई घर भी कहते हैं, क्योंकि वहीं पे पौधों का खाना बनता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पत्तियों में ही केवल प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा वहीं पे भोजन बनते हैं। बाकी पेड़ पौधों का जो हरा भाग है, तना वगैरह, वहां पे भी थोड़ा बहुत प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसको हम विशेष रूप से नहीं जानते, क्योंकि थोड़ा बहुत इमरजेंसी में अगर मान लीजिए कि हमारे घर में किचन है, रसोई घर है, हमेशा वहीं पे खाना बन रहा है जितना भी बनाना है, लेकिन कभी कभार मान लीजिए रसोई घर में कोई दिक्कत आ गया, तो इमरजेंसी में इधर उधर रख के खाना बना लेते, तो उसे रसोई घर तो नहीं ना कह देंगे, नहीं कह देंगे ना। तो इसीलिए हम पेड़ पौधों के तने को रसोई घर नहीं कहते हैं, अन्य भागों को नहीं कहते, बल्कि पत्तियों को कहते हैं, क्योंकि पत्तियों में ही सबसे ज्यादा क्लोरोफिल मौजूद होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में ही होती है। ये हम सब पढ़ लिए थे। उसके बाद आवश्यक कारक भी पढ़ लिए थे, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है, जल जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। और ये भी पढ़ लिए थे कि क्यों जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्यों जरूरी है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश ही जो है जो क्या बोलते हैं कि जब सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा पत्तियों पे पड़ती है, तो पत्तियों जब सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा पत्तियों के अंदर पहुंचती है, तो वो विकिरण ऊर्जा जल को तोड़ करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल देती है, और फिर वही हाइड्रोजन गैस पुनः कार्बन डाइऑक्साइड से रासायनिक अभिक्रिया करके ग्लूकोज और जलवाष्प बनाता है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो फिर जल को तोड़ेगा कौन, और जब टूटेगा नहीं जल तो हाइड्रोजन गैस अलग कैसे होगा, और फिर हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कैसे करेगा, बस समझ पाए। तो इसीलिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। फिर क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल ही वो वर्णक होता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, और इसी की वजह से क्लोरोफिल के अंदर वो क्षमता होती है कि वो सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके पत्तियों के अंदर संचित कर लेते हैं, और वो विकिरण ऊर्जा पुनः जल पे काम करते हैं। तो इसीलिए क्लोरोफिल जरूरी है, बस समझ पाए, क्योंकि क्लोरोफिल को पत्तियों सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता रहती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर ब्लड में आयरन होता है, जो ऑक्सीजन को खींचने की शक्ति रखता है, ठीक, हीमोग्लोबिन में जो आयरन होते हैं वो ऑक्सीजन को खींचने की क्षमता रखते हैं, वैसे ही क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व सूर्य के विकिरण ऊर्जा को खींचने की क्षमता रखता है। जिस तरीके से लड़कियां जो है वो सज के सवर के पुटी मार के एकदम लड़कों को आकर्षित करने की शक्ति रखती है, ठीक वैसे ही क्लोरोफिल भी सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को खींचने की शक्ति रखता है। इसीलिए क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हो जाता है। बस मत पाए, बुरा मत मानिएगा मेरी बहनों, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। चलिए, उसके बाद अब हम जानते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वही हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके ग्लूकोज और जलवाष्प बनाता है, इसीलिए ये जरूरी है। उसके बाद जल क्यों जरूरी है, क्योंकि जल ही टूटता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग होते हैं, तो फिर हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो वो सारी चीज हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, तो एक प्रयोग के द्वारा बताइए। ये एग्जाम्पल पूछता जरूर है, तो क्वेश्चन अगर हम लिखने की प्रयास करें तो ऐसे लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, आप भी लिख लीजिए, क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, एक प्रयोग के द्वारा बताए, एक प्रयोग द्वारा बताए। देखिए क्यों जरूरी है ये हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, अभी भी बता दिए शॉर्टकट में। अब क्यों जरूरी है तो इसको सिद्ध करके बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि क्लोरोफिल जरूरी है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पौधा ले लेंगे। सबसे पहले आप एकदम आराम से समझते जाइएगा,
लिखने की अभी जरूरत नहीं है, जब हम कहेंगे तो आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी समझते जाइए कि हमने क्या किया कि हम एक पौधा को ले लेंगे, प्रयोग में हम किसको ले लेंगे, एक पौधा ले लेंगे। वो भी कौन सा पौधा रहेगा, तो क्रोटेन का पौधा। क्रोटेन देखे हैं, क्रोटेन वो पत्ती, क्रोटेन की जो पत्ती होती है वो हरा और पीला मिक्स होती है। उसका कुछ भाग, पत्तियों का कुछ भाग हरा होता है और कुछ भाग पीला होता है, उस वो क्रोटेन के पौधे होते हैं। तो क्रोटेन की एक पौधे ले लेंगे और उस पौधे का एक पत्ती ले लेंगे। मान लीजिए ये क्रोटेन का पौधा है, तो एक हमने क्या किया, ठीक, हम देखेंगे कि अगल बगल किसी के मोहल्ले टोला मोहल्ला में कहूँ क्रोटेन का पौधा अगर लगा है तो उसका एगो पत्ती हम लोग तोड़ लेंगे। क्या करेंगे जी, इस पत्ती को हम लोग तोड़ लेंगे, ठीक है, चोरी चुपके से तोड़ लिए, किसी को बताना नहीं है, नहीं तो देख लेंगे अगर चाचा कि हमारा पत्ती तोड़ी है। देखिए इसका प्रोटीन का कुछ भाग जो है, मान लीजिए ये हम गाढ़ा गाढ़ा कर रहे हैं, वो हरा भाग है, बात समझ पाए, और कुछ भाग इसका पीला होता है। ऐसे क्रोटेन के पौधे होते हैं। ये कौन सा पत्ती है जी, क्रोटेन की पत्ती, क्रोटेन की पत्ती। हमने क्रोटेन की पत्ती ले लिया। सबसे पहले हमने क्या किया जी, एक क्रोटेन की पत्ती ले लिया आप लोग। चलिए अब इसको हम अच्छे से धो लेंगे, साफ सफाई से धो लेंगे। जैसे बचपन में टीचर जी धोते थे, बिना सर्फे एक्सल के खूब बढ़िया से धो देते थे एकदम। सर जी मारत रहलन कि ना क्लासवा में, बिना सरफे साबुन के बढ़िया से धो देते रहलन। वैसे ही बिना सरफे साबुन की पतइयों के धो देवे के खूब बढ़िया से ठंडा पानी से, ताकि गंदगी हट जाओ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पत्ती को हम एक एल्कोहल में गर्म करेंगे। एल्कोहल में, एक जार में एल्कोहल ले लेंगे, बस समझता है। अब एक बात बताइए, एल्कोहल एक ज्वलनशील पदार्थ है, इसको डायरेक्ट अगर गर्म करेंगे तो इसमें आग लग जाती है। तो हम डायरेक्ट इसको गर्म नहीं करते हैं, बल्कि डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा हम गर्म करते हैं। एक जार में ठंडा गर्म पानी ले लेते हैं, पहले पानी गर्म करते हैं और फिर उस गर्म पानी में, ये पानी जो है ये पानी है, गर्म पानी है, पहले गर्म पानी करते हैं और फिर उसमें हम इस एल्कोहल को, एल्कोहल है, एल्कोहल शराब, ठीक। एक होमवर्क रहेगा, शराब का फार्मूला कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, बस समझता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये हमने एल्कोहल ले लिया। अब एक गर्म जल में हम इस एल्कोहल को रख करके डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा गर्म करेंगे, और गर्म करके इसमें हम इस पत्ती को रख देंगे। इसमें क्या करेंगे जी, इस पत्ती को रख देंगे, इस पत्ती को इसी में रख देंगे और अच्छे से गर्म करेंगे, बस समझता है। कुछ देर गर्म करने के बाद इस पत्ती के अंदर जितना भी वर्णक रहता है, क्लोरोफिल या अन्य जो भी वर्णक है, वो सब इस एल्कोहल में घुल करके चला जाता है, बस समझता है। जब हम पत्ती को एल्कोहल में रख करके गर्म करते हैं तो इस पत्ती के अंदर का जितना भी वर्णक है वो सब वर्णक घुल करके एल्कोहल में चला जाता है, बस समझता है। और ये पत्ती कैसी हो जाती है, सफेद। पत्ती कैसी हो जाएगी, सफेद। फिर हम इस पत्ती को बाहर निकाल लेंगे। इस पत्ती को क्या करेंगे जी, बाहर निकाल लिए। अब ये पत्ती कैसी हो गई है, एकदम सफेद हो गई है। कैसी पत्ती हो गई है जी, सफेद, सफेद पत्ती हो गई है। पहले पत्ती सफेद नहीं थी, पहले पत्ती देखिए ऐसी थी, इसका कुछ भाग, ये गाढ़ा भाग हरा हम दिखा दिए हैं रंग करके, और ये जो नहीं रंगे है ये हल्का हल्का पीला है। ये जो गाढ़ा रंगे है वो हरा है, और जो नहीं कलर किए हैं गाढ़ा में वो पीला है। ऐसे समझिएगा ये क्रोटेन की पत्ती है। अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो हम आप लोग को ऐसे दिखा देते, पत्ती को ही दिखा देते, पर कोई नहीं। जहां अगर हौसला है, अगर हौसला बुलंद है तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती है। तो हम क्रोटेन के जब इसको अल्कोहल में गर्म किए तो ये सफेद हो गई। फिर हम क्या करेंगे कि सफेद पत्ती पर आयोडीन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो इसे हम फिर से धो लेंगे, अल्कोहल में से निकाल के लाए हैं तो इसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, धो लेंगे। धोने के बाद हम इस पे किसका प्रयोग करेंगे, तो आयोडीन का। क्यों, क्योंकि आयोडीन जो एक ऐसा तत्व होता है जो स्टार्च मंड, जिसको स्टार्च बोलते हैं, मंड, उस स्टार्च मंड, उसी को चोकर भी बोला जाता है। तो जो स्टार्च होता है, स्टार्च, उसको जो है जांचने के लिए
उसको पहचानने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आयोडीन जहां पे स्टार्च मौजूद रहता है, अगर वहां पे आयोडीन को गिरा दिया जाएगा तो वो भाग नीला कर देता है आयोडीन। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टार्च मौजूद है, अगर हम यहाँ पे आयोडीन गिराएंगे तो ये पूरा भाग वहां नीला हो जाता है। तो आयोडीन स्टार्च की पहचानने में, स्टार्च को जांचने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है, वैसे ही स्टार्च को पहचानने के लिए, जांचने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आयोडीन स्टार्च जहां पे मौजूद रहता है उसके रंग को कैसा कर देता है, स्टार्च के रंग को नीला कर देता है। बात समझता है? तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे जी, तो हम यहाँ पे जो है इसको धो लिए, और धोने के बाद इस पे आयोडीन गिराएंगे। क्या गिराएंगे जी? आयोडीन। क्या गिराएंगे? आयोडीन की बूंदे गिराएंगे। आयोडीन की बूंदे गिराएंगे। बस समझता है? जैसे ही हम आयोडीन की बूंदे गिराए तो हमने कुछ परिवर्तन देखा। क्या देखा? तो हमने देखा कि इस पत्ती का वह भाग जो हरा था, वह भाग जो हरा था, पहले जो भाग हरा था, अब वो भाग नीला हो गया। कैसा हो गया जी? नीला। और जो भाग पहले पीला था वो सफेद ही रहा। ये भाग कैसा रहा? सफेद ही रहा। जब हमने एल्कोहल में से निकाल करके पत्ती को अच्छे से धो करके सफेद हो गई थी, उस पत्ती पे जब हमने आयोडीन गिराया तो पत्ती का वह भाग जो पहले हरा था वो नीला हो गया, और वह भाग जो पहले पीला था वो सफेद ही रहा। यानी कि यह भाग नीला हो गया। यानी कि आयोडीन उसी भाग को नीला करता है जहां स्टार्च मौजूद रहता है। इसका मतलब इस भाग में स्टार्च मौजूद है और इस भाग का रंग नहीं बदला, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च मौजूद नहीं है। यानी कि यहाँ पे स्टार्च मौजूद है, तो ये स्टार्च आया कहां से? क्योंकि यहाँ पे पत्ती पहले हरी थी तो यहाँ पे क्लोरोफिल होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ही एक हरा वर्णक होता है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा रहता है। बस समझता है? तो देखिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो हरा भाग आपको दिख रहा है, पत्तियों में जो हरा भाग दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद था, इसीलिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ। बस समझता है? और ये जो पीला भाग है, यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, इसीलिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ तो यहाँ पे स्टार्च मौजूद था, क्योंकि पेड़ पौधों में जो ग्लूकोज होते हैं वो स्टार्च के रूप में ही संचित रहते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद था, क्योंकि ये भाग हरा है और हरे वाले भाग में क्लोरोफिल मौजूद रहता है, इसीलिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ और यहाँ पे स्टार्च बना। बस समझता है? और ये वाला भाग पीला था, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था, इसीलिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे स्टार्च मौजूद नहीं था। और जब हमने इस पे आयोडीन गिराया तो जहां स्टार्च मौजूद था वो नीला हो गया, जहां पे स्टार्च मौजूद नहीं था वो सफेद हो गया। इससे ये साबित होता है कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल था तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ और यहाँ पे स्टार्च बना। लेकिन जहां पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं था वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और वहां पे स्टार्च नहीं बना। बात समझता है? तो इसीलिए इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का रहना जरूरी है। तो एक बार इसको फिर से ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या किया। हमने एक क्रोटेन के पौधा, देखिए, अगर अगल बगल के पड़ोसी के जो लोग हैं, अगर ऐसा नहीं है कि अब हम पत्ती से भी प्रयोग कर सकते हैं। पत्ती तोड़ लीजिएगा, अगर देखिएगा चाचा उचा देख नहीं रहे तो गमले में उठा लीजिएगा, घर लगा लीजिएगा, है कि नहीं? तो हमने क्रोटेन के पौधे लिया और उसमें से उसका एक पत्ती को तोड़ लिया और तोड़ करके हमने उसको अच्छे से धो दिया। बस समझता है? और धोने के बाद हमने उसे डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा एल्कोहल में उस पत्ती को रख करके गर्म किया। जैसे ही हमने उस पत्ती को गर्म किया एल्कोहल में, उस पत्ती के अंदर का सारा वर्णक उस एल्कोहल में चला गया और वो पत्ती पूरी तरीके से कैसी हो गई? सफेद हो गई। बस समझता है? और फिर उस पत्ती को हमने बाहर निकाला और अच्छे से धो लिया, और धोने के बाद अब उस पे हमने आयोडीन का प्रयोग किया। और आयोडीन का जैसे ही प्रयोग किया तो हमने देखा कि पत्ती का वह भाग जो पहले हरा था वो नीला हो गया और वह भाग जो पहले पीला था वो सफेद ही रहा। इसका मतलब है कि आयोडीन ने उस भाग को नीला कर दिया। इसका मतलब है कि उस भाग में स्टार्च मौजूद है। तो यहाँ पे स्टार्च आया कहां से? क्योंकि यहाँ पे पहले यहाँ पे क्लोरोफिल था,
हरा भाग है तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ था, इसीलिए यहाँ पे स्टार्च मौजूद था। ये पीला वाला भाग में क्लोरोफिल नहीं था, इसीलिए यहाँ पे स्टार्च मौजूद नहीं था, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ था। इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। बस समझते हैं आप? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। ठीक, अगर अब आप चाहिए तो इस फिगर को बना लीजिए और जिस तरीके से हम बोले हैं वैसे आप लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा? तो आप लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। इसको प्रयोग के द्वारा सत्यापित करने के लिए हम एक क्रोटेन की पत्ती का उपयोग करेंगे। ठीक, और इस सबसे पहले हम एक क्रोटेन के पौधे लेंगे और उसके पत्ती को तोड़ करके अच्छे से ठंडे पानी से धो लेंगे और धोने के बाद उस पत्ती को डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा एक एल्कोहल में हम गर्म करेंगे। जैसे ही हम उस पत्ती को एल्कोहल में रख के गर्म करते हैं, वो पत्ती पूरी तरीके से उसके अंदर का सारा वर्णक एल्कोहल में घुल जाता है, पत्ती सफेद हो जाती है। फिर उस पत्ती को बाहर निकालेंगे और उसे अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद उस पर आयोडीन का प्रयोग करेंगे। आयोडीन के प्रयोग करने पर हम देखने को मिलता है कि पत्ती का वह भाग जो पहले हरा था वो नीला हो गया और वह भाग जो पहले पीला था वो सफेद ही रहा। इसका मतलब है कि जो भाग नीला है वहां पे स्टार्च मौजूद है। तो ये स्टार्च यहाँ पे इसलिए मौजूद है क्योंकि ये भाग पहले हरा था, यानी कि वहां पे क्लोरोफिल मौजूद था, और क्लोरोफिल मौजूद था यानी कि वहां पे प्रकाश संश्लेषण हुआ था, इसीलिए स्टार्च बना था। और वह भाग जो पहले पीला था वहां पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, इसीलिए वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और इसीलिए वहां पे स्टार्च मौजूद नहीं था। बस समझता है? तो समझ गए होंगे ये बातें। तो चलिए एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्यों जरूरी है। बस समझता है? तो चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम पानी पी लेते हैं। चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, एक प्रयोग के द्वारा बताए। बात समझता है आप? चलिए अब इसको भी ध्यान से समझिएगा। पिछला तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि अब हम एक पौधा ले लेते हैं गमला का। बात समझ पाए? अब क्रोटीन का ही पौधा नहीं लेंगे, क्रोटीन का पौधा नहीं लेंगे, कोई भी नॉर्मली हम एक पौधा ले लेंगे। बात समझ पाए? अच्छी बात है। एक पौधा ले लिए, एक पौधा ले लिए, ये गमला है। बात समझ पाए? अच्छे से थोड़ा पेंट सजा हो जा देते हैं गमला को। चलिए हमने क्या किया, एक पौधे ले लिया, ये पौधा है, यहाँ पे फूल ऐसे लगा हुआ है। चलिए और इस गमले के पौधे को हम लगभग 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे, जहां पे सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंच पाए। हम इसको अंधेरे कमरे में रख देंगे, 2-3 दिन तक रखेंगे। तो इस पत्ती के अंदर जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और इस पत्ती के अंदर जितना भी स्टार्च पहले से बन करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बन करके पहले से स्टार्च जितना स्टोर था वो सब खपत हो जाएगा 2-3 दिन में। तो 2-3 दिन के लिए यानी कि 32 से 36 घंटे के लिए, 36-48 घंटे के लिए हम इसे एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गमले के पौधे को 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे। रख देंगे। बात समझ पाए? उसके बाद हम इसे बाहर निकालेंगे। बस समझता है? और बाहर निकाल करके हमने इसको क्या किया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, ऐसे करके हम बाहर निकाल लेंगे इसको। स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइएगा, कुछ बिल्कुल हार्ड नहीं है, प्यार प्यार से एकदम समझ जाइएगा आप लोग। हाँ, क्योंकि हंसा हंसा के पढ़ावल हमार आदत है, तो लोग के समझ में भी ना आए तो लोग पढ़ भी ले बजा। हम बाहर निकाल लिए इसको।
बाहर निकाल करके, अब कहिएगा कि मैडम जी पौधा बदल दी का, गमलावा बदल गया है ना, गमलावा हुए है, हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब 2-3 दिन रख दिए, अब इसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल करके हम इस पत्ती के इस पौधे के एक पत्ती को तोड़ेंगे नहीं, हम बिना तोड़े ही, ऐसा नहीं है कि तोड़ करके अलग कर लेंगे, अभी अलग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस पत्ती के आधे भाग, एक पत्ती इस पौधे के एक पत्ती के आधे भाग को हम एक ऐसे बंद जार में रख देंगे। एक बंद जार में, बोतल ले लेंगे, एक बंद बोतल, ऐसा बोतल लेंगे और इसके मुंह पर ऐसा जार लगा देंगे, ऐसा ढक्कन लगाएंगे कि इसके अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर आ जा ना पाए। इस तरीके से हम इसे, इसके आधे भाग को हम इसे कवर कर देंगे, ठीक। और इस बोतल के अंदर हम भर देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या भर देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें भरा रहेगा। बात समझता है। जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इसे भर देंगे, इस जार में रख देंगे, और ये जब पत्ती का वह भाग जो इस जार के अंदर है, बोतल के अंदर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा कि देखिए, इस अंदर, इस बोतल के अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरे थे उन सबको ये अवशोषित कर लेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को अवशोषित कर लेगा, यानी कि इस जार के अंदर जितने भी CO2 थे, इस CO2 को KOH अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेगा। बात समझता है, अवशोषित कर लेगा। फिर हम क्या करेंगे कि अब इस पत्ती को कुछ समय के बाद, इस पत्ती को हम तोड़ लेंगे। तोड़ लिए, चलिए तोड़ लिए ना, तोड़ लिए। अब तोड़ने के बाद इस पत्ती को हम जार हटा देंगे, इस पत्ती को तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हम इस पत्ती को फिर से डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा, डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा हम इसे एल्कोहल में गर्म करेंगे। क्या करेंगे जी, देखिए डबल बॉइलिंग प्रोसेस में करते क्या है, तो हमें गर्म पानी में डायरेक्ट गर्म नहीं करते, बल्कि गर्म पानी को गर्म करते हैं, फिर उस गर्म पानी में एल्कोहल को रख करके गर्म करते हैं डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा। तो ये गर्म जल है और ये क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल का फॉर्मूला आप लोग जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। एल्कोहल में हम इसको गर्म करेंगे, तो फिर वही होगा कि जब हम इस पत्ती को एल्कोहल में गर्म करेंगे तो इसके अंदर जितने भी वर्णक थे वो सब इस एल्कोहल के अंदर घुल जाएंगे, और ये पत्ती कैसी हो जाएगी, सफेद। ये पत्ती कैसी हो जाएगी, सफेद। पत्ती को बाहर निकालेंगे तो ये पत्ती कैसी हो जाएगी, सफेद। बस समझ पाया। अब हम इस पत्ती जब सफेद हो जाएगी, इसको अच्छे से हम धो लेंगे एल्कोहल से बाहर निकाल करके। फिर हम इस पे आयोडीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी, आयोडीन का, क्योंकि बार बार स्टार्च जांचना है तो हम आयोडीन का ही प्रयोग करेंगे। तो हम इस पे देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पेड़ पौधों में भोजन किस रूप में एकत्रित रहता है, स्टार्च के रूप में। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पेड़ पौधों में क्या, एक सेकेंड, स्टार्च या मंड को पहचानने के लिए, परीक्षण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, आयोडीन का। बस समझता है। तो हम इस पे आयोडीन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हमने आयोडीन का प्रयोग किया तो हमने देखा कि पत्ती का वह भाग जो जार के अंदर था वो सफेद ही रहा। बस समझता है। पत्ती का वह भाग जो जार के, बोतल के अंदर था वो सफेद ही रहा, और पत्ती का वह भाग जो जार के बाहर था, जो जार के बाहर था, ये देखिए, तो ये हो गया नीला। ये कैसा हो गया, नीला। इसका मतलब है कि इस भाग में स्टार्च मौजूद है और इस भाग में स्टार्च मौजूद नहीं है। तो क्यों, क्योंकि देखिए, ये जो जार के अंदर वाला भाग है इसके पास सब कुछ है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसे नहीं मिला, क्योंकि सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने अवशोषित कर लिया। इसीलिए इस भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाया। यहाँ पे सब कुछ था, सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल,
सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे एक का नहीं था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं था, क्योंकि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने इसको क्या कर लिया था, अवशोषित कर लिया था। लेकिन ये जो बाहर वाला भाग है इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे स्टार्च मौजूद था, लेकिन यहाँ पे स्टार्च मौजूद नहीं था। और जब हम आयोडीन डाले तो ये वाला भाग नीला हुआ, लेकिन ये वाला भाग सफेद ही रह गया। इससे ये साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो वहां पे कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं था पत्ती के इस वाले भाग में, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, लेकिन इस वाले भाग में मौजूद था कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसीलिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ। यानी कि इससे ये साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। तो हमने किया क्या, तो हमने एक, देखिए फिर से स्टेप समझिएगा कि हमने एक गमले में पौधा ले लिया। भैया गमले में काहे लिए हैं, पूछिएगा ना कि मैडम जी गमले में काहे लिए हैं, तो गमला में हम इसलिए लिए हैं क्योंकि हम जड़ सहित पौधा कबार नहीं सकते हैं, बस समझ पाए, तो इसलिए हम गमले में ही लेकर के प्रयोग करेंगे। अगर आप कबार सकते हैं तो कबार के पौधा ही डायरेक्ट प्रयोग में लगा लीजिएगा, गमला का छोटा पौधा मत लीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, एक गमले में पौधे, एक गमले के पौधे लेंगे, उसे 2 से 3 दिन के लिए एकदम आजीवन 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में काल कोठरी का सजा दे देंगे। 2 से 3 दिन के लिए उसे अंधेरे कमरे में रख देंगे, बस समझता है। उसके बाद हम इसे 2-3 दिन के बाद बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल करके इस पौधे के जो एक पत्ती को बिना तोड़े, तोड़िएगा मत, बिना तोड़े हम इस पौधे के एक पत्ती के आधे भाग को एक ऐसे बोतल में भर देंगे, ऐसे बोतल से ढक देंगे उसको जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मौजूद हो, बस समझता है। हम ऐसे एक बोतल में इसके आधे भाग को रख देंगे और आधा भाग बाहर ही रहेगा, ठीक। और इस बोतल के ढक्कन को अच्छे से लगा लेंगे ताकि अंदर का हवा बाहर ना जाए, बाहर का हवा अंदर ना आए, बस समझ पाए। उसके बाद क्या हुआ कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये क्षमता होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। तो जार के अंदर, बोतल के अंदर कार्बन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये अंदर के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया और ये पूरे, ये अंदर का, बोतल के अंदर का जो हवा है उसे कार्बन डाइऑक्साइड रहित बना दिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था क्योंकि ये सारा अवशोषित कर लिया। उसके बाद हम इस पत्ती को तोड़ लेंगे और तोड़ करके हम इसे एल्कोहल में डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा गर्म करेंगे। कभी आप एल्कोहल को डायरेक्ट गर्म नहीं कीजिएगा, नहीं तो इसमें आग लग जाएगा। कभी आप फिल्मों में देखिए कि नहीं कि शराबे से आग लगा देता है सब, तो ये ज्वलनशील पदार्थ, इसमें आग लग जाता है, डायरेक्ट इसे गर्म मत कीजिएगा, नहीं तो करने जाइएगा काम हो जाएगा कांड। तो फिर घर के लोग हम ही को बोलेंगे कि मैडम जी सिखाई थी कि जाके घर पे करना, बस समझता है। सबसे पहले तो शराब को हाथ ही मत लगाना, प्रयोग इस ऐसे प्रयोग कर लीजिएगा, माना कि हो गया, बस समझता है आप। हाँ, ये नहीं कि शराब प्रयोग के लिए शराब लेके आना है तुम लोग को, बुर्बक कहीं का। उसके बाद हम इसे अच्छे से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जैसे हम इसे एल्कोहल में गर्म करेंगे तो इसके अंदर का सारा वर्णक एल्कोहल में घुल जाएगा और ये पत्ती हो जाएगी सफेद। हम फिर इस पत्ती को क्या करेंगे, बाहर निकाल करके अच्छे से ठंडे पानी से धो लेंगे और धो करके अब हम इस पे आयोडीन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आयोडीन स्टार्च को परीक्षण करता है। हम इस पे आयोडीन का प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करके देखते हैं, प्रयोग होने के बाद, कि पत्ती का वह भाग जो पहले जो है जार के अंदर था, जो जार के अंदर था वो भाग सफेद ही रहा, लेकिन पत्ती का वह भाग जो जार के बाहर था वो नीला हो गया। इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च मौजूद था और यहाँ पे स्टार्च मौजूद नहीं था। यानी कि यहाँ पे स्टार्च इसलिए मौजूद था क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था, और इस वाले भाग में स्टार्च मौजूद नहीं था क्योंकि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं था। सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या कर लिया था, अवशोषित कर लिया था। यानी कि इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। तो क्या आपको ये बातें समझ में आई? तो समझ में आई है तो आप हमने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे नोट्स पे अपना लिख लीजिएगा, बस समझता है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो पूछबे करता है कि इनमें से कौन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। 2-4 गो यौगिक का नाम रखा रहता है, उसमें से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी रहता है। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ही टिक करिएगा क्योंकि इसे कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा प्यार होता है। ये जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को देखता है कहता है ओ हो, हमारे रातों की सपनों की रानी,
इसे तुरंत अवशोषित कर लेता है। बात समझ पाया? हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। चलिए, तो अब हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्यों जरूरी है। बात समझ पाया? चलिए, तो इसे मिटाते हैं। चलिए, अब हम क्वेश्चन को बदलते हैं और लिखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। सूर्य का प्रकाश जरूरी है, एक प्रयोग के द्वारा बताए। बात समझ पाए? चलिए, फिर से प्रयोग करते हैं। दो प्रयोग कर लिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब तीसरा प्रयोग करते हैं। तीसरे प्रयोग के लिए भी हम एक गमले का पौधा का उपयोग करेंगे। तो हम एक गमले का पौधा ले लेंगे। चलिए, ले लेते हैं, एक गमले में पौधा ले लेते हैं। किसको किसको पौधा लगाना पसंद है? सबको एक पेड़ लगाना चाहिए माँ के नाम। ऐसे सरकार ने योजना भी चलाई है कि एक पेड़ माँ के नाम पे लगाइए, और लगाना भी चाहिए। बस समझ पाए? तो हम एक गमले में पौधा ले लिए। इस पौधे को फिर से हम 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे। क्या करेंगे जी? तो इस पौधे को 2 से 3 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे। काल कोठरी में, इसे काल कोठरी की सजा दे देंगे, अंधेरे कमरे में रख देंगे। बस समझ पाए? इसके बाद हम इसे बाहर निकालेंगे। बस समझ पाए? और बाहर निकाल करके हमने इसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। 2 से 3 दिन के बाद हम इसको बाहर निकाल दिए, क्योंकि रोने लगा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैंने इसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि किसी को भी सजा देना गलत है। बिना गलती का सजा क्यों देंगे हम किसी को, है कि नहीं? तो हमने क्या किया? इसे बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल करके हमने क्या किया कि इस पौधे के आधे भाग को काले कपड़े से बांध दिया। ले, काला कपड़ा से इसको क्या कर दिया? हमने बांध दिया। ठीक किया कि नहीं किया जी? बिल्कुल बढ़िया किए। इसको क्या किए जी? हम काला कपड़ा से एकदम इसको बांध दिए। आधे भाग को बांध दिए काला कपड़ा से। क्या कर दिए? आधे भाग को हम काला कपड़ा से बांध दिए। बस समझ पाए? उसके बाद कुछ देर के बाद हम इसे ऐसे ही रखेंगे और फिर हम इस पत्ती को तोड़ लेंगे। तोड़ लिए ना? चलिए, तोड़ लिए। काले कपड़े को हटा देंगे और इस पत्ती को तोड़ लेंगे। उसके बाद हम इस पत्ती को फिर से अल्कोहल में गर्म करेंगे, डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा। हम बार बार कह रहे हैं कि आप अल्कोहल में गर्म कीजिएगा, तो डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा ही, नहीं तो करने जाइएगा गर्म, हो जाएगा कांड। घर वाले मेरे को दम भर गरियाएंगे और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, और मेरे को भी खाना नहीं घोटाएगा कि कौन मेरे को बोल रहा है भाई। बस लगता है? तो हम इसे गर्म पानी में डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा अल्कोहल में क्या करेंगे? पत्ती को गर्म करेंगे। जैसे ही हम पत्ती को अल्कोहल में डालेंगे, इस पत्ती के अंदर का जितना भी वर्णक है वो सब इस अल्कोहल में घुल जाएगा और ये पत्ती हो जाएगी सफेद। तो फिर सफेद हो जाएगी, तो इस पत्ती को हम बाहर निकाल लेंगे। कहिए कि निकाल लिए। तो हम इस पत्ती को क्या करेंगे? इस पत्ती को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। ये पत्ती कैसी हो गई है? सफेद। ये पत्ती कैसी हो गई है जी? सफेद। फिर हम इसे ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि अल्कोहल से निकाले हैं तो धोना जरूरी है। अच्छे से ठंडे पानी से धो लेंगे और धोने के बाद हम इस पे आयोडीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी? आयोडीन का। गुस्साइएगा मत कि बार बार मैडम जी आयोडीन का प्रयोग कर रही हैं। हम क्या करें? आयोडीन से ही स्टार्च का परीक्षण किया जाता है, तो आयोडीन का ही प्रयोग करेंगे। तो हम इस पे आयोडीन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम आयोडीन का प्रयोग किए तो हमने देखा कि पत्ती का वह भाग जो काले कपड़े से बांधा था वो भाग सफेद ही रहा, और जो भाग काला कपड़ा से नहीं बांधा था वो नीला हो गया। वाह, जादू हो गया। बस समझता है? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भाग नीला हुआ है मतलब वहां पे स्टार्च मौजूद था, तभी तो ये भाग नीला हुआ है।
क्योंकि ये नीला हुआ इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च मौजूद था, ये सफेदी रह गया इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च मौजूद नहीं था। तो अब आते हैं अपने ऊपर की तरफ देखते हैं, तो पत्ती का वह भाग जो सफेद था वो पहले काला कपड़ा से बांधा हुआ था, यानी कि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश पहुंच नहीं पाया, यानी कि पत्ती के उस भाग में सूर्य के प्रकाश नहीं जा पाया, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाया। लेकिन पत्ती का वह भाग जिसपे काला कपड़ा नहीं बांधा था, उस पत्ती के उस भाग को अच्छे से सूर्य का प्रकाश मिला। तो जब अच्छे से सूर्य का प्रकाश मिला तो दम भर अच्छे से प्रकाश संश्लेषण किया। लेकिन इसको तो काला कपड़ा से बांध दिए थे, तो इसको तो प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा था इसके पास। जब प्रकाश ही नहीं पहुंच पा रहा था तो इसे विकिरण ऊर्जा भी नहीं मिल रही थी, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाया। लेकिन इस वाले भागवा में प्रकाश संश्लेषण हुआ, तो इस वाले भागवा में स्टार्च मौजूद था, लेकिन इस वाले भागवा में स्टार्च मौजूद नहीं था। इससे ये साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाया तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और यहाँ पे स्टार्च नहीं बना। और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश था, इसीलिए यहाँ पे स्टार्च बना। तो इस प्रयोग से ये साबित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश का होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, तो हमने एक गमले में पौधा ले लिया, इसे 2-3 दिन के लिए काल कोठरी में रख दिया, अंधेरे कमरे में। 2-3 दिन के बाद इसको बाहर निकाला, क्योंकि अंधेरे कमरे में जब 2-3 दिन के लिए रखेंगे तो इस पौधे के पत्तियों में जितना भी स्टार्च मौजूद था वो 2-3 दिन में खपत कर लेंगे सब लोग। तो फिर हम उसे बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसके एक पत्ती को, आधे भाग को काला कपड़ा से बांध देंगे। बात पर समझता है। उसके बाद कुछ देर तक हम उसे वैसे ही धूप में छोड़ देंगे, फिर हम उस पत्ती को तोड़ लेंगे और तोड़ करके काले कपड़े को हटा देंगे। इसे अल्कोहल में डबल बॉइलिंग प्रोसेस के द्वारा गर्म करेंगे। जैसे ही हम इसे गर्म करेंगे तो इसके अंदर के जितने भी वर्णक है पत्ती के अंदर का, वो सारा अल्कोहल में घुल जाएगा और पत्ती हो जाएगी सफेद। फिर हम इस पत्ती को अल्कोहल से बाहर निकालेंगे, अच्छे से इसे धो लेंगे, ठीक। और धोने के बाद हम इस पे आयोडीन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आयोडीन का प्रयोग करते हैं तो हमने देखा कि पत्ती का वह भाग जिसपे काला कपड़ा बंधा था वो भाग सफेद ही रह गया, लेकिन पत्ती का वह भाग जिसपे काला कपड़ा नहीं बांधा था वो तो नीला हो गया। इसका मतलब है कि नीला वाले भाग में स्टार्च मौजूद था और सफेद वाले भाग में स्टार्च मौजूद नहीं है। यानी कि नीले वाले भाग जो है वहां पे प्रकाश संश्लेषण हुआ है। तो क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश था, लेकिन काला कपड़ा से बंधे हुए भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया, इसीलिए वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और वहां पे स्टार्च मौजूद नहीं था। तो क्या आपको ये तीनों बात समझ में आई प्रयोग के द्वारा? तो ये तीनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिमाग में एकदम ठोक के रखिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहाँ मिस्टेक हुआ है। और क्या आप ये भी बताइएगा कि क्या हमको इस प्रयोग के साथ साथ इसे इधर लिख करके नोट्स के तौर पे भी लाना चाहिए आप लोगों के लिए, या हम जब समझाते हैं तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके राय के अनुसार हम अपना काम करेंगे। तो क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? देखिए, तो आ गई तो एक बात और याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो क्लोरोफिल होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, वो सबसे ज्यादा लाल रंग, उससे सबसे ज्यादा लाल प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। तो उसमें जो लाल रंग होता है तो वो क्लोरोफिल लाल रंग को ज्यादा अवशोषित करता है। लाल रंग के जो विकिरण होते हैं उसको ज्यादा अवशोषित करता है। और प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा अगर प्रकाश की कोई रंग महत्वपूर्ण रहती है, योगदान देती है, तो वो लाल रंग होता है। उसके बाद नीला रंग। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा कौन सा रंग महत्वपूर्ण होता है? लाल रंग। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के कौन से रंग के प्रकाश को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है? तो लाल रंग को। उसके बाद नीला रंग को। लेकिन सबसे कम किसको अवशोषित करता है या पूरा का पूरा रिटर्न कर देता है, अवशोषित नहीं करता है, सभी पूरे हरे रंग के पूरे प्रकाश को लौटा देता है, वो हरा रंग है। बस समझता है, इसीलिए हमें पत्तियां हरा दिखाई देती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये पत्ती है, तो इस पत्ती पे जब सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ा तो इसके अंदर का जो क्लोरोफिल है वो लाल रंग के वर्णक को सबसे ज्यादा अवशोषित कर लिया।
नीले लेके वर्णों को उसके बाद औषधि, बाकी धीरे धीरे सबको अवशोषित कर लिया और को वापस कर दिया। लेकिन ये सबसे कम किसी प्रकाश को अवशोषित करता है तो वो हरे रंग का प्रकाश होता है, वो ना के बराबर अवशोषित करता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में हरे रंग के प्रकाश का बहुत ना के बराबर योगदान होता है, इसे पूरा का पूरा वापस लौटा देता है। और जब ये पत्ती से टकरा करके हरा रंग हमारे आंखों पे पड़ता है तो पत्ती हमें हरा दिखाई देती, कहते ओह पत्ती हरा है, बस समझता है। तो कहते हैं इसका भी कारण क्या है, क्लोरोफिल। तो आप बता सकते हैं कि क्लोरोफिल इसका कारण है, बस समझता है। तो अगर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी है कई बार कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो लाल रंग याद रहेगा आपको, कभी भूलिएगा नहीं। चलिए, तो ये है हमारा जो है प्रकाश संश्लेषण में जो उपयोगी कारक, जो जरूरी कारक है उसके प्रयोग के द्वारा हमने साबित कर लिया। अब हम अगला टॉपिक आप इंडेक्स में जाकर के देखिएगा तो हमने लिखवाया है पादपों के पोषण में पहला पॉइंट प्रकाश संश्लेषण, दूसरा पॉइंट स्थान कहाँ होता है, तीसरा पॉइंट आवश्यक कारक। तो आवश्यक कारक हमने प्रयोग के द्वारा भी साबित कर दिया। अब चौथा पॉइंट था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। अब हम उस क्रिया विधि को बारीकी से समझेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, कितने चरणों में पूरा होता है, अब वो सारी क्रिया विधि में जानेंगे। तो अब हेडिंग बनाइएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप अपने अन्य दोस्तों में से शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ये आप लोग करते रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम आप लोग को और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। हम अपना 100% आप लोग को देने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में से शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा। और बाकी अगर आपको जो भी कमी दिख रही होगी हमारे पढ़ाने में या समझाने में, जो भी कमी दिख रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम भी सीख रहे हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आदमी मरते दम तक सीखते रहता है। तो हम भी कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। तो अगर इसमें अगर आप लोग को लगता है, छोटे हो या बड़े हो, सीखना तो हर किसी से पड़ता है। अगर आप छोटे भी है तो ये मत कहिएगा कि बुरा लग जाएगा या क्या ही करना है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं तो आप हमें सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जरूर, उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो पढ़ने के लिए इच्छुक है, ठीक, और उन्हें पढ़ाई समझ में कम आता है, वैसे लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मैं वैसे ही लोगों से जुड़ना चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए तेज बच्चों को सब लोग पढ़ा देता है और कहीं ना कहीं से भी वो पढ़ भी लेता है, सीख भी लेता है। लेकिन हम उन बच्चों से जुड़ना चाहते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको जो है पढ़ाई कम समझ में आती है, धीरे धीरे समझ में आती है। हम वैसे बच्चों से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत खुशी मिलती है जब हम उन्हें सिखा लेते हैं, तो लगता है कि नहीं हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो हमें उन बच्चों तक जरूर हमें जोड़िएगा, उन बच्चों से जिसको पढ़ने में तो मन लगता है लेकिन वो पढ़ाई समझ में नहीं पाते हैं, साइंस उन्हें डिफिकल्ट लगता है, वैसे बच्चों से हमें जरूर जोड़िएगा। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, आप भी हेडिंग डाल लीजिए क्रिया विधि, बस समझ पाया। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है वो 2 चरणों में पूरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो 2 चरणों में पूरा होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरा होती है। कितने चरणों में पूरा होती है, तो 2 चरणों में पूरा होती है, पूरा होता है, बस समझता है। चलिए पहला चरण होता है, जो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिकी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, प्रकाशिकीय, प्रकाशिकीय अभिक्रिया, ठीक। इस चरण में क्या होता है कि इस चरण में जब पेड़ पौधों के पत्तियों पर
सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पत्तियों के अंदर का क्लोरोफिल उस सूर्य के प्रकाश के वर्णकों को, विकिरण ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को वो अवशोषित करके पत्तियों में लाता है और फिर वो सूर्य के प्रकाश का जो विकिरण ऊर्जा है वो पत्तियों के अंदर मौजूद जो जल होता है उस जल को तोड़ करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल देता है। ठीक, तो पहले चरण में तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को जानेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, अपलोड भी नहीं होता है नेटवर्क की प्रॉब्लम से, और जो है ठीक रहता है छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को समझ में भी आएगा, पढ़ भी लीजिएगा आप लोग। तो इसके आगे जो क्रिया विधि है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मन लगा के पढ़ते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।